हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नई टॉपिक परमाणु कक्षकों की आकृतियां के बारे में। ध्यान से आप समझिएगा, परमाणु कक्षकों की आकृतियां कैसी होती हैं इसके बारे में आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो समझे ध्यान से, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कक्षक तरंग फलन अर्थात साई का अपने आप में कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जो कक्षक तरंग फलन होता है अर्थात साई, इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है। यह केवल इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों का गणितीय फलन होता है। ठीक है, जो साई है जिसे कक्षक तरंग फलन कहा जाता है, इसका अपने आप में कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है। यह केवल इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स, इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों का गणितीय फलन होता है। ठीक है, यद्यपि विभिन्न कक्षकों के लिए आर क्या है यहाँ पर, नाभिक से दूरी। आर जो है यहाँ पर नाभिक से दूरी के लिए आर यूज किया गया है। यद्यपि विभिन्न कक्षकों के लिए आर के फलन के रूप में संगत तरंग फलन आरेख भिन्न होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कक्षकों के लिए आर के फलन के रूप में संगत तरंग फलन आरेख जो है अलग अलग होते हैं। आर और साई का आरेख खींचा जाए तो यह क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र 2.12 क, जिसमें 1s अर्थात 1s के लिए n बराबर 1 है और l बराबर 0 है। और 2s के लिए क्या होता है, 2s के लिए n बराबर 2 होता है और l बराबर 0 होता है। ठीक है, कक्षकों के इस प्रकार का आरेख व्यक्त करता है। तो फिगर आप देखें, यह है आपका 1s और 2s का फिगर, जिसमें आप देख रहे हैं 1s में यह r लिया गया है जो नैनोमीटर में है। यह दूरी को बता रहा है। दूरी कहाँ से ली गई है, नाभिक से दूरी r नैनोमीटर में। और यह जो है आपका कक्षक तरंग फलन है साई। ठीक है, यह जो है एक ग्राफ खींचा गया है जो 1s के लिए है और यह ग्राफ खींचा गया है जो 2s के लिए है। ठीक है, तो इस ग्राफ का आप देख रहे हैं, इसमें ठीक है कक्षकों के 1s और 2s को इस प्रकार से हम आरेख के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 1s के लिए तरंग फलन साई का मान आप देख रहे हैं 160 है। ठीक है, धीरे धीरे घटकर यह 0 के करीब पहुंच जा रहा है। उसी तरह इसमें आप देख रहे हैं 50 है 2s के लिए, फिर जो है घटकर 0 हो जा रहा है, फिर माइनस में चला जा रहा है। ठीक है, फिर बढ़ रहा है, फिर स्थिर हो जा रहा है। तो यह ग्राफ आप देख रहे हैं, इस ग्राफ का कोई महत्व नहीं है क्योंकि यह ग्राफ जो है साई और आर के बीच खींचा गया है। ठीक है, जैसा आपको बताया गया कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कक्षक तरंग फलन साई जो है अपने आप में इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है। यह केवल इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों का गणितीय फलन होता है। यह केवल इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स को बताता है। ठीक है, लेकिन विभिन्न कक्षकों के लिए आर के फलन के रूप में संगत तरंग फलन आरेख अलग अलग होते हैं। तो आर और साई के बीच के जो आरेख होते हैं वे अलग अलग होते हैं। 1s के लिए ग्राफ आप अलग तरह का देख रहे हैं और 2s के लिए ग्राफ आप अलग तरह के देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जर्मन भौतिक वैज्ञानिक मैक्स बोर्न ने बताया कि किसी बिंदु पर तरंग फलन का वर्ग, अब यहाँ पर कक्षक तरंग फलन जो साई है उसके वर्ग की बात की जा रही है, साई स्क्वायर की। जर्मन भौतिक वैज्ञानिक मैक्स बोर्न ने बताया कि किसी बिंदु पर तरंग फलन का वर्ग अर्थात साई स्क्वायर उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व की प्रायिकता को दर्शाता है। ठीक है,
जर्मन भौतिक वैज्ञानिक मैक्स बर्न ने बताया कि किसी भी बिंदु पर तरंग फलन का वर्ग जो होता है, साइन स्क्वायर जो होता है, वह उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व की प्रायिकता को दर्शाता है। तो साइन स्क्वायर क्या बताता है? किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व की प्रायिकता को दर्शाता है। ठीक है, जैसा कि चित्र 2.12 में 1s तथा 2s कक्षकों के लिए साइन स्क्वायर के परिवर्तन को r के फलन के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, आप यहाँ देखें फिगर, यह दूसरा फिगर है जिसमें यह 1s का है और यह 2s का है। इसमें आप देख रहे हैं कक्षक तरंग फलन साइन स्क्वायर को लिया गया है। कक्षक तरंग फलन क्या है? साइन स्क्वायर, और दूरी r है जो नाभिक से दूरी को बता रहा है, नैनोमीटर में है। ठीक है, इस ग्राफ से हमें क्या जानकारी मिल रही है? तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहले तो यह ग्राफ दोनों भिन्न है, 1s का ग्राफ और 2s का ग्राफ, जो साइन स्क्वायर और r के बीच में बनाया गया है। ये 1s और 2s दोनों के ग्राफ अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर क्या बताता है? तो साइन स्क्वायर हमें अभी आपको हमने बताया, यह किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व की प्रायिकता को दर्शाता है। साइन स्क्वायर का मान किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व की प्रायिकता को दर्शाता है। ठीक है, इस ग्राफ से देखेंगे, आप देखें यहाँ पर साइन स्क्वायर का मान यहाँ पे अधिक है, 5000 दिखाया गया है, अधिक है, माने इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। दूरी अगर देखा जाए तो यहाँ 0 से दूर, ये तो r बराबर 0 है। ठीक है, अब r बराबर 0 मतलब एकदम नाभिक के सेंटर पे। अब यहाँ से थोड़ी सी दूरी बढ़ रही है। ठीक है, 0.2 नैनोमीटर से थोड़ा कम, 0.2 नैनोमीटर से थोड़े कम दूरी पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व आप देख रहे हैं अधिकतम है। कितना है? 5000। ठीक है, अब जैसे जैसे दूरी जो है नाभिक से बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व घट रहा है। 5000 से आप देख रहे हैं घटते घटते यहाँ पे अब इसकी वैल्यू जो है 0 हो गई है। ठीक है, तो नाभिक से कुछ दूरी जाने पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है वह 0 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जो है, प्रायिकता जो है वह 0 हो जाता है। वह किसके लिए होता है? 1s के लिए। ठीक है, 2s के लिए अगर आप देखें तो 2s में आप देखें कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है नाभिक से कुछ दूरी पर, नाभिक से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व आप देख रहे हैं अधिकतम है, 300 पे दिखाया गया है। नाभिक का घनत्व अधिकतम है। उसके बाद नाभिक का घनत्व धीरे धीरे घट रहा है और घट के 0 हो जा रहा है। फिर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ रहा है और 60 तक आप देख रहे हैं पहुंच रहा है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया और फिर इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है कम होता हुआ 0 हो गया। तो 2s में 2 बार इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिकतम हो रहा है, 2 बार इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम हो रहा है और फिर 0 हो जा रहा है। तो 1s में आपने क्या देखा? आपने देखा कि 1s कक्षक के लिए प्रायिकता घनत्व नाभिक पर अधिकतम है। 1s के लिए प्रायिकता घनत्व कहाँ है? नाभिक पर अधिकतम होता है, जो नाभिक से दूर जाने पर घटता जाता है। नाभिक से जैसे ही आप दूर जाएंगे यह मान क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। 1s कक्षक के लिए प्रायिकता घनत्व नाभिक पर अधिकतम होता है, जो नाभिक से दूर जाने पर घटता जाता है। जबकि दूसरी तरफ 2s कक्षक के लिए प्रायिकता घनत्व पहले तेजी से 0 हो जाता है। 2s के लिए, कक्षक के लिए प्रायिकता घनत्व पहले तेजी से क्या हो जाता है? 0 तक घटता है, फिर बढ़ना प्रारंभ होता है। ठीक है, 0 तक घटता है फिर बढ़ना प्रारंभ होता है। जैसे जैसे r का मान बढ़ता है वैसे वैसे एक लघु अधिकतम, ठीक है, लघु अधिकतम के पश्चात एक पुनः 0 के निकट तक घटता है। तो r का मान आप देख रहे हैं जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक स्मॉल मैक्सिमा मिल रहा है। यह जो है स्मॉल मैक्सिमा आपको मिल रहा है, लघु अधिकतम मिल रहा है। इसके पश्चात यह पुनः 0 के निकट पहुंच जा रहा है। उसके बाद यह लघु मैक्सिमा के बाद
लघु अधिकतम के बाद, स्मॉल मैक्सिमा के बाद फिर यह धीरे धीरे शून्य की तरफ पहुंच जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे शून्य हो जा रहा है, यहाँ पे शून्य हो जा रहा है। तो वह क्षेत्र जहाँ पर प्रायिकता घनत्व शून्य होता है उसको नोडल सतह या नोड कहा जाता है। वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना प्रायिकता शून्य है उसको क्या कहते हैं? नोडल सतह या नोड कहते हैं। ठीक है, NS कक्षक के n-1 नोड होते हैं। NS कक्षक है तो उसके लिए n-1 नोड होते हैं। 1s के लिए एक भी नोड नहीं होगा, 2s के लिए एक नोड होगा। ठीक है, क्योंकि n-1 करना है तो 1s है तो 1-1 करेंगे तो 0 नोड हो जाएगा। 2s के लिए तो 2-1 करेंगे तो 1 नोड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि तरंग फलन साइन और आर के बीच में जो ग्राफ है 1s के लिए, तरंग फलन कक्षक तरंग फलन साइन और आर के लिए ग्राफ जो 2s के लिए, इन दोनों में अंतर है। इन दोनों ग्राफ में क्या होता है? भिन्नता होता है। साइन का तरंग फलन जो साइन है इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है। ठीक है, यह केवल कोऑर्डिनेट्स को बताता है। भौतिक अर्थ होता है साइन स्क्वायर का। यह बताता है किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता को, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के प्रायिकता को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के घनत्व के प्रायिकता को आप देख सकते हैं 1s और 2s के लिए अलग अलग होता है। 1s के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम जो है नाभिक पर होता है और दूर जाने पर घटता जाता है, जबकि 2s के लिए प्रायिकता घनत्व पहले तेजी से शून्य होता है, फिर बढ़ता है, फिर शून्य की तरफ चला जाता है। ठीक है, इस बात को अगर एक सरफेस बाउंड्रीज देखा जाए तो नाभिक का घनत्व 1s के लिए जो है नाभिक के पास अधिकतम था, तो यहाँ पे डॉटेड पॉइंट से दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डॉटेड पॉइंट के रूप में दिखाया गया है। तो 1s के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होता है सेंटर पे, नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। ज़्यादा डॉटेड लाइंस जो हैं सेंटर पे आप देख रहे हैं। ठीक है, 2s के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व आप देख रहे हैं नाभिक पे होता है, फिर तेजी से घटने लगता है और फिर जो है एक स्मॉल मैक्सिमा मिलता है और नाभिक घनत्व होता है, फिर शून्य हो जाता है। तो यह 2s के लिए बना हुआ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब आइए पढ़ते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं परमाणु कक्षकों की आकृतियां के बारे में। आपने देखा कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कक्षक तरंग फलन अथवा साइन का अपने आप में कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है। यह केवल इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों कोऑर्डिनेट्स का गणितीय फलन होता है। यद्यपि विभिन्न कक्षकों के लिए आर अर्थात नाभिक से दूरी के फलन के रूप में संगत तरंग फलन आरेख भिन्न होते हैं। ठीक है, अगर कक्षकों के लिए नाभिक से दूरी आर और कक्षक तरंग फलन के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो यह आरेख क्या होंगे? अलग अलग होंगे, जैसा कि आपने चित्र में देखा था। 1s और 2s के लिए दोनों कक्षों का आरेख अलग अलग तरह का था। जर्मन भौतिक वैज्ञानिक मैक्स बोर्न ने, ठीक है, जर्मन भौतिक वैज्ञानिक मैक्स बोर्न ने बताया कि किसी बिंदु पर तरंग फलन का वर्ग अर्थात साइन स्क्वायर उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व की प्रायिकता को दर्शाता है। ठीक है, चित्र में 1s और 2s कक्षक के लिए साइन स्क्वायर के परिवर्तन को r के फलन के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 1s और 2s के वक्र क्या हैं? भिन्न हैं, अलग अलग हैं। यह देखा जा सकता है। ठीक है, ग्राफ में फिगर में आपने देखा। ठीक है, यह देखा जा सकता है कि 1s कक्षक के लिए प्रायिकता घनत्व नाभिक पर अधिकतम होता है। 1s कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, प्रायिकता घनत्व जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वह नाभिक पर अधिकतम होता है, जो नाभिक से दूर जाने पर घटता जाता है। दूसरी ओर 2s कक्षक के लिए प्रायिकता घनत्व पहले तेजी से शून्य तक घटता है, फिर बढ़ना प्रारंभ होता है।
जैसे जैसे आर का मान बढ़ता है वैसे वैसे एक लघु अधिकतम स्मॉल मैक्सिमा के पश्चात यह पुनः शून्य के निकट तक घटता है। ठीक है, वह क्षेत्र जहां पर यह प्रायिकता घनत्व शून्य हो जाता है नोडल सतह या नोड कहलाता है। नोडल सतह या नोड क्या होता है? यह वह क्षेत्र होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अर्थात प्रायिकता घनत्व शून्य हो जाता है, नोडल सतह या नोड कहलाता है। सामान्यतः NS कक्षक के n-1 नोड होते हैं। NS कक्षक के n-1 नोड होते हैं, अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या n के साथ नोडों की संख्या बढ़ जाती है। मुख्य क्वांटम संख्या n के साथ नोडों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। दूसरे शब्द में 2s कक्षक के लिए नोड की संख्या 1 होती है, क्योंकि n-1 करेंगे तो 2s है मतलब 2, n का मान 2 है तो 2-1 अर्थात 1। 3s के लिए n का मान 3 है, 3-1 अर्थात 2। 2s कक्षक के लिए नोडों की संख्या 1 और 3s के लिए 2 होती है। आगे के कक्षकों के लिए भी यह इसी प्रकार बढ़ता है। ठीक है, ये प्रायिकता घनत्व परिवर्तन, जो प्रायिकता घनत्व परिवर्तन है उसको आवेश अब्र के पदों में समझे जा सकते हैं, जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में आपको फिगर में दिखाया था। तो ये प्रायिकता घनत्व परिवर्तन आवेश अब्र के पदों में समझे जा सकते हैं। इन चित्रों में जो बिंदु हैं, डाट्स हैं, इन चित्रों में बिंदुओं अर्थात डाट्स का घनत्व उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन प्रायिकता घनत्व दर्शाता है। ठीक है, इन चित्रों में बिंदुओं का घनत्व जो है, डाट्स का जो डेंसिटी है, वह उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें यह 1s है। नाभिक के पास जो है इसमें बिंदुओं की संख्या अधिक है, डॉट्स की संख्या अधिक है, अर्थात घनत्व अधिक है। तो नाभिक के पास 1s के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन प्रायिकता घनत्व अधिक होता है। जबकि 2s के लिए आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है नाभिक के पास अधिक होता है, फिर घटता जाता है, फिर जो है एक स्मॉल मैक्सिमा मिलता है और फिर शून्य की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो यह 2s के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व को दिखा रहा है। चित्र में जो डाट्स हैं, बिंदु हैं, वे घनत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन प्रायिकता को दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह एक परिसीमा आरेख 1s के लिए बनाया गया है और यह 2s के लिए बनाया गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में समझा जाए। कक्षकों की आकृति को, ठीक है, कक्षकों की आकृति को विभिन्न कक्षकों के लिए स्थिर प्रायिकता घनत्व वाले सीमा सतह आरेखों द्वारा काफी सही ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, कक्षकों की आकृति अगर आपको बनाना हो, अलग अलग कक्षकों की आकृति बनाना हो, तो इसके लिए स्थिर प्रायिकता घनत्व वाले, ठीक है, स्थिर प्रायिकता घनत्व वाले सीमा सतह आरेखों द्वारा, बाउंड्री सरफेस डायग्राम द्वारा काफी सही ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। कक्षकों की आकृति जो है बाउंड्री सरफेस डायग्राम के द्वारा काफी सही ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, कक्षकों की आकृति को विभिन्न कक्षकों के लिए स्थिर प्रायिकता घनत्व वाले, स्थिर प्रायिकता घनत्व वाले सीमा सतह आरेखों द्वारा काफी सही ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस निरूपण में किसी कक्षक के लिए एक ऐसी परिसीमा सतह या परिशिष्ट काउंटर सरफेस को आरेखित किया जाता है जिस पर प्रायिकता घनत्व साई स्क्वायर का मान स्थिर हो। ठीक है, तो कक्षकों की आकृति जो है बाउंड्री सरफेस डायग्राम के द्वारा बनाया जाता है और इसमें कक्षक के लिए एक ऐसी परिसीमा सतह या परिपृष्ठ काउंटर सरफेस को आरेखित किया जाएगा जिस पर प्रायिकता घनत्व साई स्क्वायर का मान क्या हो, स्थिर हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, कक्षकों की आकृति को विभिन्न कक्षकों के लिए स्थिर प्रायिकता घनत्व वाले सीमा सतह आरेखों द्वारा काफी सही ढंग से प्रदर्शित किया
जा सकता है। इस निरूपण में किसी कक्षक के लिए एक ऐसी परिसीमा सतह या परिपृष्ठ को आरेखित किया जाता है जिस पर प्रायिकता घनत्व साइन स्क्वायर का मान स्थिर हो। सैद्धांतिक रूप में किसी कक्षक के लिए ऐसे कई परिसीमा सतह आरेख संभव होते हैं। किसी कक्षक के लिए ऐसे कई परिसीमा सतह आरेख संभव होते हैं, परंतु किसी दिए गए कक्षक के लिए स्थिर प्रायिकता घनत्व वाले केवल वे परिसीमा सतह आरेख ही कक्षक की आकृति को अच्छे निरूपण माने जाते हैं जिनके द्वारा निर्धारित क्षेत्र या आयतन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रयोज्यता काफी अधिक हो। ठीक है, तो सैद्धांतिक रूप से आप देख रहे हैं किसी कक्षक के लिए कई परिसीमा आरेख संभव है। ठीक है, किसी कक्षक के लिए कई जो है काउंटर सरफेस संभव है, लेकिन उन सरफेस को लिया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, 90%, उनको लिया जाएगा। किसी कक्षक के लिए ऐसे कई परिसीमा सतह आरेख संभव है, परंतु किसी दिए गए कक्षक के लिए स्थिर प्रायिकता घनत्व वाले केवल वे परिसीमा सतह ही कक्षक की आकृति के अच्छे निरूपण माने जाते हैं जिनके द्वारा निर्धारित क्षेत्र या आयतन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता काफी अधिक होती है, जैसे कि 90%। ठीक है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है वही निर्धारित क्षेत्र या आयतन, ठीक है, सही तरीके से कक्षक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कक्षकों की आकृति को विभिन्न कक्षकों के लिए स्थिर प्रायिकता घनत्व वाले सीमा सतह आरेखों, बाउंड्री सरफेस डायग्राम द्वारा काफी सही ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस निरूपण में किसी कक्षक के लिए एक ऐसी परिसीमा सतह या परिपृष्ठ को आरेखित किया जाता है जिस पर प्रायिकता घनत्व का मान स्थिर हो। सैद्धांतिक रूप में किसी कक्षक के लिए ऐसे कई परिसीमा सतह आरेख संभव है, परंतु किसी दिए गए कक्षक के लिए स्थिर प्रायिकता घनत्व वाले केवल वही परिसीमा सतह आरेख ही कक्षक की आकृति को अच्छे ढंग से निरूपित माने जाते हैं जिनके द्वारा निर्धारित क्षेत्र या आयतन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रयोज्यता काफी अधिक हो, 90% हो। अब प्रश्न है 1s और 2s कक्षकों के लिए परिसीमा सतह चित्र में दिखाया गया है। यह 1s के लिए है और यह 2s के लिए है आपका बाउंड्री सरफेस डायग्राम। 90% जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है इसमें, इस डायग्राम में। अब आप पूछ सकते हैं कि हम ऐसा परिपृष्ठ आरेख क्यों नहीं बनाते हैं, काउंटर सरफेस क्यों नहीं बनाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 100% हो। इसका उत्तर यह है कि नाभिक से निश्चित दूरी पर भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की कुछ प्रायिकता अवश्य होती है, भले ही उसका मान बहुत कम ही न हो। ठीक है, नाभिक से किसी निश्चित दूरी पर भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की कुछ प्रायिकता अवश्य होती है, भले ही उसका मान बहुत कम क्यों न हो। इसलिए निश्चित आकार के ऐसे परिसीमा सतह आरेखों को बनाना संभव नहीं है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 100% हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम ऐसा परिपृष्ठ आरेख नहीं बना सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 100% हो। क्यों? क्योंकि नाभिक से किसी निश्चित दूरी पर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कुछ प्रायिकता अवश्य होती है, भले ही उसका मान बहुत कम क्यों न हो। ठीक है, इसलिए निश्चित आकार के ऐसे परिसीमा सतह आरेखों को बनाना संभव नहीं है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 100% हो। ठीक है, यस कक्षक के लिए परिसीमा सतह का आरेख गोली होता है।
यस कक्षक का जो आकार होता है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम जो होता है, काउंटर सरफेस जो होता है, वह कैसा होता है? गोलीय आकार का होता है, जिसका केंद्र में नाभिक होता है, जिसके केंद्र में, उस गोली सतह के केंद्र में नाभिक होता है। ठीक है। यस कक्षक के लिए परिसीमा सतह का आरेख गोली होता है, जिसके केंद्र में नाभिक है। दो विमाओं में यह गोला एक वृत्त की तरह दिखाई देता है। ठीक है। यस कक्षक का दो विमाओं में यह गोला एक वृत्त की तरह दिखाई देता है। इस गोले की परिसीमा के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 90% होती है। ठीक है। इस प्रकार 1s तथा 2s कक्षक गोली आकृति के हैं। वास्तव में सभी यस कक्षक गोली सममित के होते हैं। सभी यस कक्षक जो हैं वे कैसे होते हैं? गोलीय सममित के होते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि n बढ़ने के साथ, मुक्त क्वांटम संख्या बढ़ने के साथ यस कक्षक का आकार भी बढ़ जाता है। ठीक है। n बढ़ने के साथ यस कक्षक का आकार भी बढ़ जाता है, अर्थात 4s ग्रेटर देन 3s ग्रेटर देन 2s ग्रेटर देन 1s। तो सबसे बड़ा आकार जो होगा 4s का होगा, उसके बाद 3s का, 2s का, सबसे छोटा आकार 1s का होगा। और मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या n के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से दूर हो जाता है। ठीक है। तो यह था आपका यस कक्षा के बारे में। अब आते हैं पी के बारे में। चित्र 2.14 में 3 टूपी कक्षक, 3 टूपी कक्षक, टूपी कक्षक के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या L का मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। चित्र 2.14 में 3 टूपी कक्षकों L बराबर 1 की परिसीमा सतह आरेख दिखाए गए हैं। तो टूपी कक्षक के लिए परिसीमा सतह आरेख आप देख सकते हैं। यह आरेख जो है यह टूपी कक्षक के लिए है। 3 टूपी कक्षकों के परिसीमा सतह आरेख, 3 टूपी कक्षकों के परिसीमा सतह आरेख को आप देखें ध्यान से। यह 3 टूपी कक्षक हैं। एक है आपका 2px, यह है 2py और यह 2pz। ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि पी कक्षक का जो आकार है वह डंबल के आकार का है। इसमें 2 लोब्स होते हैं। ठीक है। 2 पालियां हैं पी कक्षक की। यह दोनों लोब्स x अक्ष की तरफ हैं तो 2px हो गया, y अक्ष की तरफ हैं तो 2py और z के अक्ष की तरफ अगर हैं तो 2pz। इन दोनों लोब्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का घनत्व शून्य है। इन दोनों लोब्स के बीच में नाभिक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य है। इन दोनों लोब्स के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है। अब इसके बारे में देखा जाए तो आपने देखा कि चित्र में 3 टूपी कक्षक की परिसीमा सतह आरेख आपने देखा। इन आरेखों में नाभिक जो है मूल बिंदु पर होता है। इन तीनों आरेखों में आपने देखा नाभिक कहाँ था? मूल बिंदु पर होता है। यहाँ यस कक्षकों के विपरीत परिसीमा सतह आरेख गोलाकार नहीं होता है। यस कक्षक जो है उनका आकार गोलाकार होता है परिसीमा सतह आरेख, लेकिन पी का डंबल के आकार का होता है। पी, इसकी अपेक्षा प्रत्येक पी के 2 भाग होते हैं। यस की अपेक्षा प्रत्येक पी के 2 भाग होते हैं, जिन्हें पालियां, लोब्स कहा जाता है। ये नाभिक से गुजरने वाले तल के दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक है। नाभिक के गुजरने वाले तल के दोनों ओर स्थित होते हैं। जहां दोनों पालियां एक दूसरे को स्पर्श करती हैं उस तल पर प्रायिकता घनत्व फलन शून्य होता है। ठीक है। जहां पर दोनों पालियां एक दूसरे को स्पर्श करती हैं उस तल पर प्रायिकता घनत्व क्या होता है? शून्य होता है। प्रायिकता घनत्व फलन शून्य होता है। तीनों पी कक्षकों की आकृति और ऊर्जा एक समान होती है। तीनों पी कक्षकों की आकृति और ऊर्जा एक समान होती है। एक कक्षक केवल पालियों के अभिविन्यासों में आपस में भिन्न होते हैं। तीनों पी कक्षकों की आकृति और ऊर्जा जो है एक समान होती हैं। अंतर केवल होता है उनके ओरिएंटेशन का, अभिविन्यास का।
तीनों पी कक्षकों की आकृति और ऊर्जा एक समान होती है, एक कक्षक केवल पालियों के अभिविन्यासों में आपस में भिन्न होते हैं, क्योंकि ये पालियां x, y या z अक्षों की ओर निर्दिष्ट मानी जा सकती हैं। ये जो लोब्स होते हैं वे किधर होते हैं? x, y या z अक्षों की ओर निर्दिष्ट मानी जा सकती हैं। इसलिए इन्हें 2px, 2py तथा 2pz द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यमएल जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, यमएल के मानों -1, 0, +2 तथा x, y, z अक्षों के बीच कोई संबंध नहीं है। x, y, z अक्ष और यमएल के मान जो आते हैं -1, 0, +1 2p के लिए, तो इनके और इनके बीच में कोई आपस में संबंध नहीं होता है। ml के मानों -1, 0, +1 तथा x, y, z अक्षों के बीच कोई संबंध नहीं है। हमारे लिए याद रखना पर्याप्त है कि चूंकि ml के 3 संभव मान होते हैं, ml के क्या होंगे? 3 संभव मान हैं, अतः 3 p कक्षक होंगे। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ml के 3 संभव मान होते हैं, +, -1, 0, +1, अतः 3 p कक्षक होंगे जिनके अक्ष आपस में एक दूसरे से लंबवत होते हैं। ml के 3 संभव मान होते हैं, अतः 3 p कक्षक होंगे जिनके अक्ष जो हैं आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं। s कक्षकों की तरह p कक्षकों के लिए भी मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ने के साथ कक्षकों का आकार और ऊर्जा बढ़ता है। ठीक है, s कक्षकों की तरह p कक्षकों के लिए भी मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ने के साथ कक्षकों का आकार और ऊर्जा का मान बढ़ता है। ठीक है, s कक्षकों की तरह p कक्षकों के लिए भी मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ने के साथ कक्षकों का आकार और ऊर्जा बढ़ता है। अतः विभिन्न p कक्षकों का आकार और ऊर्जा 4p > 3p > 2p क्रम में होते हैं। ठीक है, विभिन्न p कक्षकों की आकार और ऊर्जा जो है सबसे अधिक 4p का, उससे कम 3p का, उससे कम 2p का, इस क्रम में होते। इसके अतिरिक्त s कक्षकों के समान p कक्षकों की प्रायिकता घनत्व फलन भी शून्य से गुजरते हैं। s कक्षकों के समान p कक्षकों के प्रायिकता घनत्व फलन भी शून्य से गुजरते हैं। नोडों की संख्या जो है n-2 द्वारा दी जाती है। p कक्षकों के लिए नोडों की संख्या n-2 के द्वारा दी जाती है, अर्थात 3p कक्षक के लिए त्रिज्य नोड 1 होगा। n-2 मतलब 3p, 3 है n का मान, 3 - 2 मतलब 1। 4p के लिए तो n-2 तो 4 - 2 अर्थात 2। ठीक है, तो 3p कक्षक के लिए त्रिज्य नोड 1, 4p के लिए 2 और इससे आगे भी इसी क्रम में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि s कक्षकों के समान p कक्षकों की प्रायिकता घनत्व फलन भी शून्य से गुजरते हैं। नोडों की संख्या n-1 द्वारा दी जाती है, अर्थात 3p कक्षक के लिए त्रिज्य नोड 1 होंगे, 4p के लिए 2 होंगे और इससे आगे भी यह क्रम चलता रहेगा। अब आते हैं यस हो गया, पी हो गया, अब जो है डी का चर्चा करेंगे। डी कैसे होते हैं? ठीक है, डी कक्षक 3D अर्थात L बराबर 2। ठीक है, डी कक्षक के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या L का मान 2 होता है। L बराबर 2 के लिए कक्षक डी कक्षक कहलाता है। L बराबर 2 के लिए जो कक्षक होता है उसे डी कक्षक कहते हैं और मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 3 होता है, क्योंकि L का मान n-1 से अधिक नहीं हो सकता है। L का मान जो है n-1 से अधिक नहीं हो सकता है, इसलिए n का मान अगर 3 है तो L का मान 3 - 1 अर्थात 2 होगा। ठीक है, तो L बराबर 2 के लिए कक्षक डी कक्षक कहलाता है और मुख्य क्वांटम संख्या
का मान 3 होता है, क्योंकि यल का मान n-1 से अधिक नहीं हो सकता है। यल बराबर 2 है तो ml का मान कितना होगा? तो आप जानते हैं कि प्लस यल से लेकर माइनस यल तक 0 सहित, तो 2 है तो प्लस 2 -2 -1 0 +1 +2। यल बराबर 2 है तो ml का मान चुंबकीय क्वांटम संख्या के कितने मान होंगे? तो -2 -1 0 +1 +2 अर्थात 1 2 3 4 5 मान होंगे। इसमें ml के 5 मान होते हैं और इस प्रकार 5 डी कक्षक होते हैं। डी कक्षक कितने होते हैं? 5 होते हैं। डी कक्षकों की परिसीमा आरेख चित्र 2.15 में दिखाए गए हैं। यह डी कक्षकों का परिसीमा आरेख है, जिसमें 5 कक्षकों को दिखाया गया है, जिन्हें dxy के रूप में, x अक्ष y अक्ष के बीच में आप देख रहे हैं dxy, dxz, उसके बाद dyz, यह आपका है dyz, dx² - y² और लास्ट होता है dz²। तो 5 3D कक्षक के परिसीमा सतह आरेख को आप देख रहे हैं। पहला है आपका dxy, दूसरा है dxz, तीसरा है dyz, चौथा है dx² - y² और पांचवा है dz²। इन चारों का आकार जो है आप एक जैसा देख रहे हैं। इन चारों का आकार जो है क ख ग घ एक जैसा देख रहे हैं, लेकिन ये जो पांचवा है dz², यह इन चारों से अलग है। ठीक है, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि यल बराबर 2 के लिए कक्षक डी कक्षक कहलाता है और मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 होता है, क्योंकि यल का मान n-1 से अधिक नहीं हो सकता है। इसमें ml के 5 मान होते हैं और इस प्रकार 5 डी कक्षक होते हैं। डी कक्षक का परिसीमा सतह आरेख आपने देखा। 5 डी कक्षकों को dxy, dyz, dxz, dx² - y² तथा dz² कहा जाता है। ठीक है, पहले 4 डी कक्षकों की आकृति एक जैसी होती है। पहले 4 डी कक्षकों की आकृति एक जैसी होती है और पांचवें dz² की आकृति भिन्न होती है, लेकिन पांचों कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है। ठीक है, पांचों कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? बराबर होती है। n greater than 3 वाले डी कक्षक अर्थात 4D, 5D, 6D की समान आकृतियां होती हैं, लेकिन ऊर्जा तथा आकार भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो n greater than 3 जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या 3 से अधिक हो, जैसे कि 4D, 5D, 6D, इन कक्षकों की आकृतियां जो है समान होती हैं, लेकिन ऊर्जा और आकार अलग अलग होते हैं। ठीक है, आपने देखा कि 5 डी कक्षकों को dxy, dyz, dxz, dx² - y² तथा dz² कहा जाता है। पहले जो 4 डी कक्षक हैं, जैसे यह dxy, dyz, dxz और dx² - y², तो पहले 4 डी कक्षक की आकृति एक जैसी होती है। पांचवा जो है dz², इसकी आकृति भिन्न होती है, लेकिन पांचों कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है। n greater than 3 वाले डी कक्षक अर्थात 4D, 5D, 6D की समान आकृतियां होती हैं, लेकिन ऊर्जा और आकार भिन्न होते हैं। ठीक है, त्रिज्य नोडों अर्थात जब प्रायिकता घनत्व फलन शून्य हो। त्रिज्य नोडों अर्थात जब प्रायिकता घनत्व फलन शून्य हो। त्रिज्य नोडों के अलावा np और nd कक्षकों के लिए प्रायिकता घनत्व फलन तल पर शून्य होते हैं। त्रिज्य नोडों के अलावा np और nd कक्षकों के लिए प्रायिकता घनत्व फलन जो है वह तल पर शून्य
होते हैं, फेस पर शून्य होते हैं। यह नाभिक से गुजरते हुए तल पर निर्भर करता है। यह जो फेस है वह नाभिक से गुजरते हुए तल पर निर्भर करता है। ठीक है। त्रिज्य नोडों के अलावा, त्रिज्य नोड मतलब अर्थात जब प्रायिकता घनत्व फलन शून्य हो, त्रिज्य नोडों के अलावा एनपी और एनडी कक्षकों के लिए प्रायिकता घनत्व फलन तल पर शून्य होते हैं, फेस पर शून्य होते हैं। यह नाभिक से गुजरते हुए तल पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए पीजेड कक्षक में एक्स वाई तल नोडल तल होता है। पीजेड कक्षक में जो एक्स वाई तल होता है वह नोडल तल होता है। डी एक्स वाई कक्षक में नाभिक से गुजरते हुए जेड अक्ष पर एक्स वाई तल को भेदते हुए दो नोडल तल होते हैं। ठीक है। डी एक्स वाई कक्षक में दो नोडल तल होते हैं जो नाभिक को भेदते हैं। इन्हें कोणीय नोड कहा जाता है। ठीक है। आप देख सकते हैं यह आपका डी एक्स वाई है। इसमें एक प्लेन यह है और एक प्लेन यह है जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य है। यह दो तल है, एक फेस यह है और एक फेस यह है। ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि डी एक्स वाई कक्षक में नाभिक से गुजरते हुए जेड अक्ष पर एक्स वाई तल को भेदते हुए दो नोडल तल होते हैं। ठीक है। इन्हें कोणीय नोड कहा जाता है। कोणीय नोडों की संख्या यल से दी जाती है। अगर कोणीय नोड पूछा जाए तो उसकी संख्या कैसे बताएंगे? यल से बताएंगे। ठीक है। तो अगर डी कक्षक के लिए कोणीय नोड कितना होता है तो डी के लिए यल का मान कितना होता है? 2 होता है। 3D के लिए यल का मान कितना होगा? 2 होगा। तो 3D के लिए कोणीय नोड कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है। कोणीय नोडों की संख्या यल से दी जाती है, अर्थात पी कक्षक के लिए यल का मान क्या होता है? 1 होता है तो कोणीय नोड 1 होगा। डी कक्षक के लिए यल का मान 2 होता है तो कोणीय नोड 2 होगा, तथा अन्य के लिए इसी प्रकार कोणीय नोड होते हैं। नोडों की कुल संख्या n-1 होती है। नोडों की कुल संख्या पूछा जाए तो n-1 होती है, अर्थात कोणीय नोड यल और त्रिज्य नोड n-l-1 का योग होता है। कोणीय नोड जो होता है वो यल होता है और त्रिज्य नोड जो होता है वह n-l-1 का योग होता है। ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि त्रिज्य नोडों के अलावा एनपी और एनडी कक्षकों के लिए प्रायिकता घनत्व फलन तल पर शून्य होते हैं। यह नाभिक से गुजरते हुए तल पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए पीजेड कक्षक में एक्स वाई तल नोडल तल है। डी एक्स वाई कक्षक में नाभिक से गुजरते हुए और जेड अक्ष पर एक्स वाई तल को भेदते हुए दो नोडल तल होते हैं। इन्हें कोणीय नोड कहा जाता है। कोणीय नोडों की संख्या यल से दी जाती है, अर्थात पी कक्षकों के लिए 1, डी कक्षकों के लिए 2 तथा अन्य के लिए इसी प्रकार कोणीय नोड होते हैं। नोडों की कुल संख्या n-1 होती है। नोडों की कुल संख्या n-1 होती है, अर्थात कोणीय नोड यल और त्रिज्य नोड n-l-1 का योग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका परमाणु कक्षकों की आकृतियों के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।